नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज की इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताए गए निजी रक्षा का अधिकार सेक्शन 34 से 44 तक बात करेंगे। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बेहद अहम अध्याय पर बात करेंगे, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, जुडिशरी और एपीपी जैसी न्यायिक परीक्षाओं के लिहाज से ये एक फाउंडेशनल टॉपिक है। इससे जुड़े सवाल आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही देखने को मिलेंगे। इस अधिकार की जो जड़ है वो इस लैटिन कहावत में है, विम विमी रिपेलरे लिचेत। इसका सीधा सा मतलब है कि बल का जवाब बल से देना कानून की नज़र में सही है। यही वो सिद्धांत है जो आत्मरक्षा के हमारे प्राकृतिक अधिकार को कानूनी मान्यता देता है, जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इसके पीछे का मूल सिद्धांत जानेंगे, फिर बीएनएस की धारा 34 और 35 के प्रावधानों को समझेंगे। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों पर नज़र डालेंगे, इस अधिकार की शर्तें और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, और आखिर में सभी मुख्य बिंदुओं को समराइज करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार असल में आत्मसंरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक नैसर्गिक अधिकार है। ये हर जीवित प्राणी की एक सहज प्रवृत्ति है जिसे कानून ने मान्यता दी है और संहिताबद्ध किया है। अगर कानूनी भाषा में बात करें तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक व्यक्ति को अपने या किसी और व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को किसी भी गैर कानूनी हमले से बचाने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है, ये सिर्फ कानून की तय की हुई सीमाओं के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कानून किसी भी नागरिक से ये उम्मीद नहीं करता कि वो खतरा देखकर कायर की तरह भाग जाए। यहाँ एक बहुत ही मौलिक अंतर समझना जरूरी है। ये अधिकार निवारक और रक्षात्मक है, मतलब इसका मकसद खतरे को रोकना है। ये दंडात्मक या आक्रामक नहीं है। इसका इस्तेमाल हमलावर को उसके किए की सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता। सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्य का है, किसी व्यक्ति का नहीं। अच्छा, अब आते हैं सीधे कानूनी प्रावधानों पर। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 और 35 इस अधिकार की पूरी रूपरेखा तय करती हैं। ये प्रावधान जो पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी थी, उसकी धारा 96 और 97 के लगभग समान ही हैं। धारा 34 जो है वो एक जनरल एक्सेप्शन बनाती है। ये साफ साफ कहती है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। यह एक कंप्लीट डिफेंस है, मतलब अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि काम वैध तरीके से किया गया था तो उस व्यक्ति को सभी आपराधिक दायित्वों से पूरी तरह बरी कर दिया जाता है। अब इस धारा का फायदा उठाने के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। पहला, जो काम किया गया है वो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत ही हो। दूसरा, वो कानूनी सीमाओं के अंदर हो। और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, खतरे की युक्तियुक्त आशंका यानी रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ मन का वहम या काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक और इमिनेंट होना चाहिए। धारा 35 इस अधिकार के दायरे यानी स्कोप को और ज्यादा साफ करती है। ये बताती है कि ये अधिकार न सिर्फ अपने शरीर और अपनी संपत्ति, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए भी उपलब्ध है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों दोनों पर ही लागू होता है। तो हमने बेयर एक्ट के प्रावधान तो समझ लिए, लेकिन अब ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे न्यायालयों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इन सिद्धांतों को अपने फैसलों में कैसे इंटरप्रेट किया है, कैसे समझाया है। देखिए, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक है दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला। ये एक लैंडमार्क केस है और इस फैसले ने इस विषय पर कानून के सिद्धांतों को इतने स्पष्ट तरीके से स्थापित किया है कि वो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। इस मामले में जो मुख्य सिद्धांत तय हुए उन पर ध्यान दीजिए। पहला, ये अधिकार प्रिवेंटिव है, रेट्रिब्यूटिव या प्रतिशोधात्मक नहीं। दूसरा, इस्तेमाल किए गए बल को सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता।
इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति हमले का शिकार है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो एकदम गणित की तरह नपातुला बल ही इस्तेमाल करेगा। और तीसरा, अदालत को मामले की सभी परिस्थितियों को एक साथ रखकर देखना होगा। कुछ दूसरे न्यायिक फैसलों ने भी इस कानून को और साफ किया है, जैसे कि मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार तब उपलब्ध होता है जब आपके पास राज्य की मशीनरी यानी पुलिस या अधिकारियों से मदद लेने का वक्त न हो। वहीं के.एम. नानावती के प्रसिद्ध मामले ने निजी प्रतिरक्षा और गंभीर और अचानक उकसावे के बीच के फर्क को भी स्पष्ट किया था। चलिए, अब इन सभी सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। परीक्षा में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हल करने के लिए ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी स्थिति में निजी प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए इन 3 शर्तों का एक साथ पूरा होना बिल्कुल अनिवार्य है। पहला, खतरे की एक रीजनेबल एप्रहेंशन हो। दूसरा, जो बल इस्तेमाल किया गया है वो खतरे के अनुपात में हो, यानी प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स। और तीसरा, लोक प्राधिकारियों से मदद लेने का कोई मौका न हो। इन तीनों में से बल की अनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, अब इन उदाहरणों को एक एक करके समझते हैं। पहले सिनेरियो में ख का काम बिल्कुल वैध है, क्योंकि ये एक तुरंत और गंभीर खतरे के खिलाफ एक रक्षात्मक कार्य है। दूसरे में ग अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा है, जो कि सही है। लेकिन तीसरे सिनेरियो पर गौर कीजिए, यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी है, यानी खतरा टल चुका है, इसलिए ये काम रक्षा नहीं बल्कि बदला माना जाएगा। और आखिरी उदाहरण में एक जेब कतरे को गोली मार देना, ये साफ तौर पर जरूरत से कहीं ज्यादा यानी अनुपातिन बल का इस्तेमाल है, इसलिए ये पूरी तरह से अवैध है। तो अब इस पूरे विषय के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं। ये वो की टेकअवेज हैं जिन्हें आपको परीक्षा के लिए हमेशा याद रखना है। 4 बातें हैं, इन्हें याद रखिए। पहला, ये अधिकार रक्षा के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। दूसरा, ये शरीर और संपत्ति दोनों की सुरक्षा करता है। तीसरा, बल का प्रयोग हमेशा खतरे के अनुपात में होना चाहिए, न ज्यादा न कम। और चौथा, जैसे ही खतरा टल जाता है, ये अधिकार भी वहीं खत्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो न्यायपालिका की इस एक पंक्ति में छिपा है। निजी प्रतिरक्षा एक ढाल है, तलवार नहीं। ये एक लाइन इस अधिकार की पूरी अवधारणा को एकदम साफ कर देती है। यह आत्मसंरक्षण का एक साधन है, आक्रमण करने का कोई लाइसेंस नहीं। आज हम भारतीय आपराधिक कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे, जो आत्मरक्षा के अधिकार को एक अनोखे नजरिए से देखता है। हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी पर कोई व्यक्ति हमला कर रहा है, लेकिन कानून की नज़र में वो हमलावर दोषी नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में अपने बचाव का अधिकार खत्म हो जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सवाल है और आज हम इसी का जवाब भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 में ढूंढेंगे। आज की हमारी चर्चा को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले उस बुनियादी सवाल को समझेंगे, फिर इसके कानूनी सिद्धांत की गहराई में जाएंगे, इसके जरूरी घटकों का विश्लेषण करेंगे, अदालती मामलों से इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कानून में ये धारा आखिर है क्यों, और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें दोहराएंगे। तो सबसे पहला और सबसे मौलिक सवाल यही है कि जब हमला करने वाला खुद कानूनी तौर पर जवाबदेह ना हो, तो आत्मरक्षा का अधिकार कैसे लागू होता है? देखिए, कानून कुछ ऐसी स्थितियों को मानता है जहां हमला करने वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो नाबालिग है, या फिर उसे जबरदस्ती नशा कराया गया हो। तो मान लीजिए कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हमला करता है। यहीं पर धारा 36 काम आती है और ये साफ करती है कि आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार फिर भी है। तो सवाल उठता है कि ऐसी जटिल परिस्थितियों का कानूनी हल क्या है? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 में। ये धारा बहुत साफ साफ कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा जो कानूनी तौर पर अपराध करने में सक्षम नहीं है। और हाँ, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये हमारी पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 98 से ही लिया गया है। इस धारा का जो मूल मंत्र है, जो इसका कोर प्रिंसिपल है, वो ये है कि कानून एक्ट की नेचर को देखता है, हमलावर की लीगल लाइबिलिटी को नहीं।
मतलब अगर कोई काम अपने आप में खतरनाक है तो उसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है, चाहे वो काम करने वाला कोई भी हो। अब समझते हैं कि धारा 36 को लागू करने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप इन्हें एक तरह की कानूनी चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। आइए इन 4 पिलर्स को एक-एक करके समझते हैं। पहला, वो काम ऐसा होना चाहिए जो आम हालात में एक अपराध माना जाता। दूसरा, हमलावर अपनी किसी निजी अक्षमता की वजह से कानूनी तौर पर दोषी नहीं है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि पीड़ित को खतरे की एक उचित आशंका यानी रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। और चौथा, पीड़ित को आत्मरक्षा का उतना ही अधिकार मिलता है जितना किसी भी आम अपराधी के खिलाफ मिलता। सिद्धांतों को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि हमारी अदालतों ने, हमारे कोर्ट्स ने असल मामलों में इसे कैसे लागू किया है। दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य का ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सजा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए है। ये एक प्रिवेंटिव राइट है और ये अधिकार तभी शुरू होता है जब खतरे का एक वाजिब डर हो। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस मामले में एक और जरूरी सिद्धांत सामने आया। अदालत ये देखती है कि घटना के वक्त, उस पल में पीड़ित के नजरिए से स्थिति क्या थी। बाद में ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने पर क्या लगता है ये मायने नहीं रखता। अगर उस समय खतरे का एहसास था तो कानून उसे ही मानता है। ये टेबल इस पूरे सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझा देती है। यहां हम देख सकते हैं कि हमलावर चाहे एक स्वस्थ वयस्क हो, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो या कोई नाबालिग हो, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमेशा उपलब्ध रहता है, भले ही हमलावर की कानूनी जवाबदेही हर स्थिति में अलग-अलग हो। तो आखिर कानून में इस धारा की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये सेक्शन ना होता तो क्या दिक्कतें आ सकती थी? सोचिए, अगर ये धारा ना होती तो कितनी अजीब स्थिति पैदा हो जाती। किसी व्यक्ति को एक मानसिक रूप से बीमार या नाबालिग हमलावर से खुद को बचाने का कानूनी हक ही नहीं होता। ये धारा इसी बेतुकी स्थिति को रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि कानून हमेशा निर्दोष की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। चलिए अब इस पूरी चर्चा के उन सबसे जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो है, पहला, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मानसिक रूप से अस्वस्थ, नाबालिग या नशे में धुत हमलावरों के खिलाफ भी मिलता है। दूसरा, इस अधिकार की नींव उचित आशंका है। तीसरा, अधिकार की सीमा वही है जो एक सामान्य मामले में होती है। और चौथा, ये हमेशा याद रखें कि ये अधिकार रक्षा के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी धारा के सार को बता देती है। कानून पीड़ित की सुरक्षा की रक्षा करता है, हमलावर की अक्षमता की नहीं। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि न्याय सिर्फ किताबी ना हो बल्कि व्यवहारिक भी हो और हर इंसान को अपनी रक्षा करने का अधिकार मिले। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये अधिकार हमेशा आपका बचाव नहीं कर सकता? जी हाँ, कानून इस पर कुछ सीमाएं, कुछ लिमिट्स लगाता है। चलिए आज इन्हीं लिमिट्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां सेल्फ डिफेंस का दावा आपको ही मुश्किल में डाल सकता है। आइए देखते हैं कि कब आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपके लिए एक डिफेंस नहीं बन पाता। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 37 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये वो सेक्शन है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स को डिफाइन करता है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही सेक्शन बताता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कब और कितना फोर्स यूज कर सकते हैं। सेक्शन 37 का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता, पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में यानी सद्भावपूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहा हो और उसके काम से किसी की मृत्यु या गंभीर चोट का कोई असल खतरा न हो। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एक पुलिस ऑफिसर नेक नियत से कानून के दायरे में काम कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो इस सेक्शन में आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य रिस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट, जैसा हमने अभी देखा, ये पब्लिक सर्वेंट्स के एक्ट्स के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। सेकंड, अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज जैसे कि पुलिस से हेल्प मांगने का टाइम है तो आपको उनसे ही मदद लेनी होगी, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। एंड थर्ड, और ये सबसे जरूरी है कि आप उतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं जितना अपने बचाव के लिए बिल्कुल जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं।
एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई थप्पड़ मारता है तो आप सेल्फ डिफेंस में उसे गोली नहीं मार सकते। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास कोर्ट का एक वैलिड वारंट है और वो उस वारंट के आधार पर बिल्कुल लॉफुल तरीके से आपके घर से कुछ सामान जब्त करने यानी सीज करने आता है। ऐसे में आप उस ऑफिसर पर अटैक नहीं कर सकते ये कहकर कि मैं तो अपनी प्रॉपर्टी डिफेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है जो गुड फेथ में लॉ के अंडर अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो यहां आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस टॉपिक पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो आपको जरूर याद रखना है। ये है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। कोर्ट ने कहा कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ शील्ड ऑफ डिफेंस नॉट अ सॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन। यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बचाव के लिए एक ढाल है, बदला लेने के लिए तलवार नहीं। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, अग्रेशन के लिए बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं ओल्ड लॉ और न्यू लॉ की। ये सेक्शन जो हम आज पढ़ रहे हैं यानी बीएनएस का सेक्शन 37, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 99 हुआ करता था। तो अब सेक्शन 99 आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता 2023 से। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पॉर्टेंस समझते हैं। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एपीओ एग्जाम में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए, ये कंट्रोलिंग प्रोविजन है, इसलिए जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 37 बीएनएस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्राइवेट डिफेंस के राइट पर लिमिट सेट करता है। इसका की प्रिंसिपल क्या है? 3 चीजें याद रखिए। पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल एक्ट के खिलाफ डिफेंस अवेलेबल नहीं है, जब हेल्प लेने का टाइम हो तब भी नहीं, और अगर आप जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज करते हैं तब भी नहीं। एग्जाम फोकस के लिए ये एक कंट्रोलिंग प्रोविजन है और केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्रूशियल है। फॉर मोर जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट, स्टे कनेक्टेड विद गंगा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या सेल्फ डिफेंस में यानी अपनी आत्मरक्षा में किसी की जान लेना कानूनी तौर पर सही हो सकता है, और अगर हाँ तो कब? देखिए, इस बेहद क्रिटिकल सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 और 39 में। तो चलिए आज इसी को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या। फिर हम सेक्शन 38 और 39 को देखेंगे, जानेंगे कि कब जान लेना जस्टिफाइड है और कब नहीं। इन दोनों के बीच के फर्क को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए फटाफट एक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो सेक्शंस में डाइव करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि आखिर ये प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, इसकी नींव क्या है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है वो है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा बचाव। आसान भाषा में, अगर जान पर बनाई है तो जान लेना भी जायज हो सकता है, पर अगर खतरा छोटा मोटा है तो आप भी उतना ही फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट सेक्शंस 38 और 39 का बेस है। तो चलिए अब सीधा आते हैं हमारे आज के मेन फोकस पर, सेक्शन 38। ये वो सेक्शन है जो हमें बताता है कि वो कौन सी खास सिचुएशंस हैं जहां सेल्फ डिफेंस में किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही माना जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 38 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, ये सेक्शन हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी की लिमिट्स को साफ साफ बताता है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां फोर्स का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। अब जरा कानून की भाषा पर गौर कीजिए। ये सेक्शन साफ कहता है कि ये अधिकार एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी जान लेने तक जाता है। लेकिन कब? इफ द असॉल्ट क्रिएट्स अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ, यानी अगर हमले से एक युक्तियुक्त आशंका पैदा हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है रीजनेबल एप्रीहेंशन। इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको डर लगा, नहीं, आपका डर जेन्युइन और लॉजिकल होना चाहिए। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि आपकी जान जाने वाली है। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपको ग्रीवियस हर्ट यानी बहुत गंभीर चोट लगने वाली है।
तीसरा, अगर हमला रेप के इरादे से हो। चौथा, अगर हमला अननैचुरल लस्ट को पूरा करने के इरादे से हो। पांचवा, अगर किडनैपिंग या अबडक्शन का इरादा हो। और छठा, अगर आपको कहीं ऐसे बंद कर दिया गया हो जहां से आप अथॉरिटी से मदद भी नहीं मांग सकते। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जान लेने तक जा सकता है। और फिर आती है सातवीं और एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन, ये है एसिड अटैक। अगर कोई एसिड फेंकने का काम करता है या उसकी कोशिश भी करता है जिससे ग्रीवियस हर्ट का डर पैदा हो, तो ये भी इसमें शामिल है। ये एक मॉडर्न एडिशन है और बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि ये अपराध बहुत ही भयानक होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल। मान लीजिए ए ने बी पर एक लोडेड रिवॉल्वर तान दी। अब बी को तो यही लगेगा ना कि जान गई, तो बी ने अपनी जान बचाने के लिए ए पर पहले गोली चला दी। तो क्या बी ने कुछ गलत किया? नहीं, सेक्शन 38 के तहत ये एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ था। अच्छा, अब इसका एक काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए और बी में बहस हो रही थी और ए ने बी को एक थप्पड़ मार दिया। अब गुस्से में बी ने चाकू निकालकर ए की जान ले ली। क्या ये सेक्शन 38 में कवर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक थप्पड़ जान का खतरा नहीं होता। यहां पर बी का रिएक्शन एकदम डिस्प्रोपोर्शनेट था, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस पर जो इस सेक्शन से जुड़ा है। केस का नाम है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2010 का मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल सेट किए थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस बात कही, कानून किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि वो हमले के वक्त सोने के तराजू में तौल कर देखे कि कितना फोर्स इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि जब किसी पर हमला हो रहा हो तो वो इंसान घबराहट में होगा। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो एकदम नपा-तुला रिएक्शन दे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अधिकार तभी शुरू होता है जब खतरा शुरू होता है, और जैसे ही खतरा खत्म, ये अधिकार भी खत्म। एग्जाम के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 100 हुआ करता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। एपीओ एग्जाम्स में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और प्रैक्टिकल साइड देखें तो मर्डर ट्रायल्स में ये एक बहुत बड़ा डिफेंस होता है। ठीक है, तो सेक्शन 38 तो हो गया। अब आते हैं सेक्शन 39 पर। आप इसे सेक्शन 38 का दूसरा पहलू समझ सकते हैं। सेक्शन 39 का फंडा बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अगर हमला उन 7 सीरियस कैटेगरीज में नहीं आता जो हमने सेक्शन 38 में देखी, तो फिर आप किसी की जान नहीं ले सकते। हाँ, अपनी रक्षा के लिए आप कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं जो जरूरत के हिसाब से हो, पर कॉजिंग डेथ अलाउड नहीं है। सिंपल। तो अब तक हमने सेक्शन 38 और 39 दोनों को समझ लिया। चलिए अब इन दोनों के बीच के फर्क को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ कर देगी। सेक्शन 38 कब लगता है? जब खतरा बहुत गंभीर हो, मतलब वो 7 लिस्टेड थ्रेट्स, और इसमें क्या अलाउड है? जान लेना भी अलाउड है। दूसरी तरफ सेक्शन 39 कब लगता है? बाकी सभी तरह के हमलों में, और इसमें क्या अलाउड है? जान लेने के अलावा कोई भी प्रोपोर्शनेट हार्म। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, एक और जरूरी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार किस पर होगा। देखिए, जो अक्यूज्ड ये कहता है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में काम किया, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी पहले उसी की होती है। इसे प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मतलब उसे बस ये दिखाना है कि उसकी बात सच होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर वो ये कर देता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट ये साबित करना पड़ता है कि ये प्राइवेट डिफेंस का केस नहीं था। ये मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारी की टेकअवेज दिमाग में बैठ जाएं। तो 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, सेक्शन 38 7 गंभीर खतरों के खिलाफ जान लेना भी जायज़ है। दूसरी, सेक्शन 39 बाकी हमलों में सिर्फ प्रोपोर्शनेट हार्म, जान लेना नहीं। और तीसरी, एग्जाम इंपॉर्टेंस, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये एक हाई यील्ड टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है। और आखिर में इस पूरे टॉपिक का सार इस एक गोल्डन लाइन में है। याद रखिए, प्राइवेट डिफेंस परमिट्स किलिंग ओनली टू प्रिवेंट किलिंग,
मतलब निजी रक्षा का अधिकार किसी की जान लेने की इजाजत सिर्फ इसलिए देता है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। यही है प्रोपोर्शनैलिटी का असली मतलब। जुडिशरी एग्जाम से जुड़े ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 40 को काफी विस्तार से समझने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल उठता है, वो ये है कि प्राइवेट डिफेंस यानी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार आखिर शुरू कब होता है? क्या जब किसी को चोट लग जाए उसके बाद, या उससे भी पहले? आप जानते हैं, यही सवाल सेक्शन 40 की नींव है। और हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब सीधे कानून से ही जानते हैं। हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 40 की बुनियाद को समझेंगे। यही वो सेक्शन है जो हमें बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये वो सेक्शन है जो एग्जाम के लिहाज से प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक की नींव रखता है। अच्छा, अब देखते हैं कि कानून क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 40 के अनुसार शरीर के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ठीक उसी पल शुरू हो जाता है जब शरीर को खतरे की एक रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा हो जाए, मतलब एक तर्कसंगत आशंका। और ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वो खतरे की आशंका बनी रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बचाव के लिए चोट लगने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये आशंका रीजनेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी जो किसी भी आम समझ वाले इंसान को उस परिस्थिति में महसूस होती। कोई काल्पनिक डर, कोई मन का वहम, वो काफी नहीं है। चलिए अब इस सेक्शन के जो मूल तत्व हैं उनको समझते हैं। इसमें कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं और इन्हीं पर आप कह सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आधारित है। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इस सेक्शन में 3 सबसे जरूरी बातें हैं। फर्स्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, मतलब खतरे की एक वाजिब आशंका। ये सिर्फ कोई मन का वहम या दूर का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी ठोस परिस्थिति हो जहां खतरा बिल्कुल वास्तविक लगे। सेकंड, कमेंसमेंट बिफोर एक्चुअल हार्म, यानी ये अधिकार असल में चोट लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। कानून आपको खतरा भांपकर एक्शन लेने की इजाजत देता है। और थर्ड, कंटिन्यूअंस व्हाइल डेंजर एग्जिस्ट्स, मतलब ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ तब तक जारी रहता है जब तक खतरा बना हुआ है। जैसे ही खतरा खत्म, आपका अधिकार भी खत्म। देखिए, कानून को सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं होता, उसे असल जिंदगी में लागू होते देखना भी जरूरी है। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटकर देखते हैं कि कोर्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए ये सेक्शन आखिर काम कैसे करता है। इसको ना एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। खतरा एकदम सामने है, तो बी ने हमले को रोकने के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ये प्राइवेट डिफेंस का बिल्कुल सही इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि खतरा ठीक उसी वक्त मौजूद था। अब दूसरा मामला देखते हैं। एक चोर घर से सामान चुराकर भाग रहा है। मालिक उसका पीछा करता है और जब चोर काफी दूर निकल चुका है, यानी कि खतरा अब टल गया है, तब उसे गोली मार देता है। ये कानूनन गलत है, क्योंकि ये बचाव नहीं, ये बदला है। यहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर खत्म हो चुकी थी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी लैंडमार्क केस पर, जो इस सेक्शन की आत्मा को और भी साफ कर देता है। केस का नाम है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, साल 2010 का सुप्रीम कोर्ट का मामला। इस केस में कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार एंटिसिपेटरी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अधिकार खतरे की उचित आशंका पैदा होते ही शुरू हो जाता है, न कि चोट लगने के बाद। ये बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि एग्जाम में क्या याद रखना है। तो चलिए अब सीधे एग्जाम के नजरिए से इस सेक्शन के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो ये सेक्शन 40 है, ये पहले पुराने इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 102 हुआ करता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है। कॉन्सेप्ट वही है, बस सेक्शन नंबर नया है। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एपीओ के एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
चलिए तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 बातें हैं जो एग्जाम हॉल के लिए याद रखनी है। पहला, सेक्शन 40 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट अधिकार खतरे की तर्क संगत आशंका से शुरू होता है और खतरा बने रहने तक ही जारी रहता है। और तीसरा, एग्जाम के लिए ये प्राइवेट डिफेंस की टाइमिंग और एप्लीकेशन पर सवाल के लिए एक हाई यील्ड टॉपिक है। न्यायपालिका से जुड़ी और भी कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान को समझने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम संपत्ति प्रतिरक्षा का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर सेक्शन 41 के तहत वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां मृत्यु कारित की जा सकती है, उसे जानेंगे। इसके बाद हम इसकी सीमाओं को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस लॉ पर चर्चा करेंगे, आईपीसी से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए इसका क्या महत्व है, ये भी समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कानून हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है। भारतीय न्याय संहिता में शरीर की निजी प्रतिरक्षा के साथ साथ सेक्शन 41 और 42 ये खास तौर पर संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी पर ही केंद्रित हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कानून आपको अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी की जान लेने तक का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। ये सिर्फ कुछ बेहद गंभीर और असाधारण मामलों में ही लागू होता है, जिन्हें हम अब विस्तार से समझेंगे। तो सेक्शन 41 में वो 4 गंभीर परिस्थितियां बताई गई हैं, जहां अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी की मृत्यु कारित करना भी कानूनन सही माना जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इस सेक्शन में 4 मुख्य बातें हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहली, लूट यानी रॉबरी के मामले में। दूसरी, रात में घर में घुसपैठ मतलब हाउस ब्रेकिंग के मामले में। तीसरी, अगर कोई आग या विस्फोटक से किसी ऐसी जगह को नुकसान पहुंचाता है जहां लोग रहते हैं या संपत्ति रखी हुई है। और चौथी, चोरी या घर में अनधिकार प्रवेश इस तरह से किया जाए कि जान का खतरा या गंभीर चोट की वाजिब आशंका हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर संपत्ति के खिलाफ अपराध तो हो रहा है, लेकिन वो उतना गंभीर नहीं है जैसा सेक्शन 41 में बताया गया, तो क्या होगा? तो इसके लिए कानून ने एक सीमा तय की है। चलिए सेक्शन 42 पर चलते हैं, जो बताता है कि कब मृत्यु कारित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। यहाँ इन दोनों सेक्शंस का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 41 वो गंभीर अपराधों जैसे कि लूट पर लागू होती है जहाँ जान का खतरा हो। वहीं सेक्शन 42 मामूली चोरी जैसे मामलों पर लागू होती है जहाँ कोई गंभीर खतरा नहीं होता। ऐसे मामलों में मृत्यु कारित करना जायज नहीं है, केवल उतना ही बल प्रयोग किया जा सकता है जितना जरूरी हो। चलिए अब देखते हैं कि ये कानून व्यावहारिक स्थितियों में और अदालतों द्वारा कैसे लागू किया जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक चोर रात के 2 बजे किसी घर में घुसता है। घर का मालिक अपनी जान के डर से उस घुसपैठिए पर गोली चला देता है। तो यहाँ कानूनी निष्कर्ष क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ सेक्शन 41 लागू होगी। ये कार्य सीधे सीधे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गृह भेदन की श्रेणी में आता है। इसलिए घर के मालिक का अपनी जान बचाने के लिए किया गया ये कार्य कानूनन उचित माना जाएगा। इस विषय पर दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी लागू होता है जब मृत्यु या गंभीर चोट की एक वास्तविक और उचित आशंका हो, न कि केवल कोई काल्पनिक डर। अब इस नए कानून को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि पुराने कानून में इसका क्या प्रावधान था। चलिए इसकी एक छोटी सी तुलना करते हैं। ये प्रावधान जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहले आईपीसी की धारा 103 और 104 में थे, जिन्हें अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 और 42 से बदल दिया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, बस सेक्शन नंबर नए हैं। आइए अब इस सेक्शन के परीक्षा के महत्व पर ध्यान देते हैं और जो हमने सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। जुडिशरी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एपीओ एग्जाम में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है,
और क्योंकि भारतीय न्याय संहिता नया कानून है, इसलिए मेंस में इससे प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आने की पूरी संभावना है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। पहला, हमने समझा सेक्शन 41 BNS 2023 जो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा से संबंधित है। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि ये अधिकार केवल 4 गंभीर स्थितियों जैसे लूट या रात में घर में घुसपैठ में ही मृत्यु कारित करने की अनुमति देता है। और तीसरा, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो एक सवाल है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का कानूनी अधिकार आखिर कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, और यही जवाब हमें मिलता है सेक्शन 43 भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सेक्शन असल में प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार की टाइमिंग के बारे में है, मतलब आपका अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म। देखिए, इस सेक्शन की सबसे जरूरी लाइन ये है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे ही खतरे का एक रीजनेबल एप्रीहेंशन यानी एक सही अंदाजा होता है, आपका अधिकार शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन ये नहीं बताता कि कितना फोर्स इस्तेमाल करना है, बल्कि ये बताता है कि फोर्स इस्तेमाल करने का अधिकार कब शुरू होता है। तो इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके जो मेन कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, मतलब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि खतरे का एक तर्कसंगत अंदेशा होना चाहिए। दूसरा, कमेंसमेंट ऑफ द राइट, यानी वो एग्जैक्ट पल जब आपका अधिकार जन्म लेता है। और तीसरा, ऑफेंस स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जो ये बताता है कि अलग अलग अपराधों में यह अधिकार कितनी देर तक बना रहता है। अब आते हैं इसके सबसे क्रूशल पार्ट पर। ये जो अधिकार है ना, ये हर अपराध के लिए एक जैसा नहीं रहता। कानून ने हर ऑफेंस की ग्रेविटी के हिसाब से इसकी टाइम लिमिट तय की है। जैसे थेफ्ट यानी चोरी के मामले में ये अधिकार तब तक है जब तक अपराधी भाग नहीं जाता, या प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल जाती, या फिर पुलिस की मदद नहीं मिल जाती। वहीं रॉबरी में, जहां जान का खतरा भी होता है, ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वो खतरा मौजूद है। इसी तरह क्रिमिनल ट्रेसपास और रात में हाउस ब्रेकिंग में भी जब तक अपराध जारी रहता है, आपका अधिकार भी बना रहता है। ठीक है, थियरी तो समझ ली, लेकिन लॉ को असल में समझने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और कोर्ट के जजमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में भी आ सकता है। मान लीजिए रात के 2 बजे एक चोर किसी के घर में घुसता है। जैसे ही घर का मालिक उस चोर को देखता है, उसी पल, उसी मोमेंट मालिक का अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार शुरू हो जाता है। और सेक्शन 43 के हिसाब से यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक वो चोर घर छोड़कर चला नहीं जाता, मतलब जब तक हाउस ट्रेसपास जारी है। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रॉपर्टी के निजी बचाव का अधिकार ठीक तब तक बना रहता है जब तक उस प्रॉपर्टी पर खतरा बना हुआ है। ये रूलिंग सेक्शन 43 के प्रिंसिपल को ही और मजबूत करती है। चलिए अब सीधे बात करते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन से क्या क्या याद रखना जरूरी है? सबसे पहले ये याद रखें कि यह सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 105 था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस हो चुका है। ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए जरूरी है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अक्सर इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और अधिकार की अवधि के बारे में पूछा जाएगा। और हाँ, एपीओ एग्जाम में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि चोरी या डकैती के मामले में अधिकार की अवधि कब तक होती है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 चीजें याद रखिए। 1, सेक्शन 43 भारतीय न्याय संहिता 2023। 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी के बचाव के अधिकार की स्टार्ट और एंड टाइम को डिफाइन करना। और 3, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चोरी, लूट जैसे अलग अलग अपराधों के लिए इस अधिकार की अवधि भी अलग अलग होती है। और जुडिशरी पर फोकस्ड ऐसी ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें।
आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सेक्शन 44 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कानून के असल शब्दों को समझेंगे। उसके बाद इसके जरूरी इंग्रेडिएंट्स, कुछ उदाहरण और केस लॉज पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, पुराने कानून से इसका क्या रिश्ता है ये भी जानेंगे। आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, ये सेक्शन सेल्फ डिफेंस के अधिकार और किसी इनोसेंट व्यक्ति की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाता है। तो आखिर ये सेक्शन 44 है क्या? इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर एक जानलेवा हमला हो रहा है और उससे बचने की कोशिश में किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। कानून ये मानता है कि अपनी जान बचाने का अधिकार सबसे ऊपर है, भले ही उसके लिए कोई ऐसा जोखिम उठाना पड़े जिसे टाला ना जा सके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून के एग्जैक्ट शब्द क्या कहते हैं। हमेशा याद रखिए, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना सबसे जरूरी होता है। सेक्शन कहता है कि अगर कोई डिफेंडर ऐसी स्थिति में है जहां वो अपने आप को बिना किसी इनोसेंट इंसान को नुकसान पहुंचाए नहीं बचा सकता, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस जोखिम को लेने तक बढ़ जाता है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो अगर किसी की जान खतरे में है और बचने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो कानून उसे वो जोखिम लेने की इजाजत देता है, भले ही उससे किसी मासूम को अनजाने में नुकसान हो जाए। इसको ना एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, जो कि बेयर एक्ट में भी दिया गया है। सोचकर देखिए, ए नाम का एक व्यक्ति है जिस पर एक पूरी भीड़, एक मॉब उसे जान से मारने के लिए हमला कर रही है। अब ए के पास उस भीड़ पर गोली चलाए बिना बचने का कोई और रास्ता नहीं है, और उस भीड़ के बीच में कुछ बच्चे भी हैं। ऐसे में अगर ए गोली चलाता है और गलती से किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो क्या होगा? कानून कहता है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य मकसद अपनी जान बचाना था। तो अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो एक अदालत देखती है इस सेक्शन को लागू करने से पहले। इस सेक्शन के लिए 5 जरूरी बातों का होना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, एक डेडली असॉल्ट यानी जानलेवा हमला हो रहा हो। दूसरा, मौत का एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। तीसरा, किसी इनोसेंट को जोखिम में डाले बिना बचना नामुमकिन हो। चौथा, जो जोखिम है वो अनअवॉइडेबल हो, उससे बचा ना जा सकता हो। और पांचवां, जो फोर्स इस्तेमाल किया गया वो प्रोपोर्शनेट हो। चलिए पहले कीवर्ड को आराम से समझते हैं, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खतरा इतना असली और इतना तत्काल हो कि कोई भी आम इंसान सच में अपनी जान के लिए डर जाएगा। यह सिर्फ कोई हल्का फुल्का डर नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन और सीरियस खतरे की बात हो रही है। अब आते हैं दूसरे जरूरी कीवर्ड पर, अनअवॉइडेबल रिस्क। इसका मतलब यह है कि जो डिफेंडर है उसके पास सचमुच कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो खुद भी बच जाता और उस इनोसेंट व्यक्ति को भी कोई नुकसान न होता। यह पॉइंट बहुत जरूरी है कि जोखिम मजबूरी में उठाया गया हो, लापरवाही में नहीं। तो थियरी तो हमने समझ ली, अब चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। कुछ असल दुनिया के उदाहरणों और जरूरी केस कानूनों से देखते हैं कि ये सेक्शन एक्शन में कैसा दिखता है। यहां देखिए 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो में ए पर 10 लोग हमला कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने में गोली चलाता है और गलती से पास से गुजरने वाला एक व्यक्ति घायल हो जाता है। इस केस में हाँ, सेक्शन 44 लागू होगा। क्यों? क्योंकि जानलेवा हमले से बचने के लिए जोखिम लेना जरूरी और अनअवॉइडेबल था। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, डी सड़क पर बिना किसी खतरे के बस लापरवाही में गोली चलाता है और किसी को चोट लग जाती है। यहां सेक्शन 44 बिल्कुल लागू नहीं होगा, क्योंकि जोखिम अवॉइडेबल था और बचाव जरूरी ही नहीं था। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ऐसी स्थितियों तक भी बढ़ सकता है जहां बेगुनाह लोगों को अनजाने में नुकसान पहुंच जाए। ये केस इस सेक्शन के सिद्धांत को और भी मजबूत करता है। एक और जरूरी केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। इसमें अदालत ने कहा कि वो हमेशा ये जांच करेगी कि डिफेंडर के पास कोई और ऑल्टरनेटिव यानी कोई दूसरा विकल्प था या नहीं। अगर ये साबित हो जाता है कि सच में कोई और रास्ता नहीं था और जोखिम अनअवॉइडेबल था, तभी प्राइवेट डिफेंस की दलील मानी जाएगी। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल जो सभी लॉ स्टूडेंट्स के मन में होता है, इस नए कानून का पुराने कानून से क्या कनेक्शन है?
चलिए देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये जो सेक्शन 44 BNS है, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 106 हुआ करता था। अब ये रिप्लेस हो चुका है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस सेक्शन नंबर और एक्ट का नाम नया है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम फोकस। आखिर इस सेक्शन से परीक्षा में मार्क्स कैसे लाए जाएं? एक बात गांठ बांध लीजिए, जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो परीक्षा के लिए क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले की टर्म्स, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और अनअवॉइडेबल रिस्क, इन्हें मत भूलिएगा। दूसरा, ये सेक्शन ज्यादातर भीड़, दंगे या समूह के हमले वाले सिनारियोज में टेस्ट किया जाता है। तीसरी बात, अदालत हमेशा अनअवॉइडेबल रिस्क और रेकलेस एंडेंजरमेंट के बीच का फर्क देखती है। और हाँ, APO एग्जाम में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता 2023। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? जानलेवा हमले से बचाव करते समय एक बेगुनाह व्यक्ति को होने वाले अनअवॉइडेबल रिस्क को जस्टिफाई करना। और एग्जाम इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।